जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। इसके पहले हम लोगों ने कंसेप्ट ऑफ द सब सीक्वेंस की बात की थी। सब सीक्वेंस क्या है और मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग क्या है, ये सब सारी बातें हुई। अब इस दोनों को कंबाइंड करके बड़े मार्वलस रिजल्ट हैं सीक्वेंस की दुनिया में, जो अक्सर हमारे कॉम्पिटिशन्स में बनाए जाते हैं और कभी कभी यूँ तो डायरेक्ट रिजल्ट ही पूछे जाते हैं। और एकेडमिक स्तर में जो हमारी इंडिया की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, इस पे जो पेपर्स डेवलप होते हैं, ऑलरेडी इस रिजल्ट और थ्योरम को भी हमेशा पूछे जाते हैं। तो चलते हैं, नाउ लेट अस स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि ये थ्योरम का माया जाल क्या है, थ्योरम क्या है, रिजल्ट क्या है हमारा। ये जो रिजल्ट है एक मतलब यहाँ कंबाइंड बात होने जा रही है। रिजल्ट जो है इस पे डेवलप है, मोनोटोन प्लस सब सीक्वेंस, इस पे रिजल्ट बना हुआ है। तो चलते हैं रिजल्ट फर्स्ट की पहले बात कर लें, क्या रिजल्ट है। मीनिंग जो थ्योरम हमारा डेवलप है वो मोनोटोन सीक्वेंस पे है और सब सीक्वेंस। अच्छा, मोनोटोन में दो बात आती है कि वो तो या तो मोनोटोन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो जब हम मोनोटोन लिखते हैं तो उन दोनों में से कोई भी एक चीज़ हो सकती है, यानी दोनों के लिए वो रिजल्ट होल्ड करता है। और सब सीक्वेंस का जो ऑलरेडी हम लोग कंसेप्ट दिए हैं इसके पहले की वीडियो लेक्चर्स में, काफ़ी हम लोग डिटेल्स में बात भी किए हैं, तो सारी बातें हैं यहाँ। तो रिजल्ट फर्स्ट क्या है, रिजल्ट फर्स्ट ये कहता है कि एवरी वर्ड पे ध्यान देंगे लिसनर, एवरी सब सीक्वेंस ऑफ ए मोनोटोन सीक्वेंस, कोई भी मोनोटोन सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर is a monotone. Every subsequence of a monotone sequence UN is a monotone. क्या मतलब है इसका, तो इस बात को हम क्लियर कर दें। ये कहा गया है इस रिजल्ट में कि अगर हमारे पास कोई सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, दोनों कंबाइंड को हम लोग मोनोटोन बोलते हैं। जैसे ये हमारे पास कोई सीक्वेंस U1 है, ये MI सीक्वेंस है, तो इसके जितने सारे आप सब सीक्वेंस बनाएंगे, मीनिंग URN, जो भी सब सीक्वेंस बनेगा वो भी हमारा MI होगा, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा। अगर UN मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है तो इसके जितने सारे सब सीक्वेंस बनेंगे, हर सब सीक्वेंस मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होगा। तो या यूँ कहते हैं कि अगर कोई सीक्वेंस हमारे पास UN है और मोनोटोन है तो इसके सारे सब सीक्वेंस जो होते हैं मोनोटोन होते हैं। ये रिजल्ट है। सेकंड जो रिजल्ट है वो भी बड़ा स्ट्रांग रिजल्ट है, लाजवाब रिजल्ट है, बेमिसाल रिजल्ट सेकंड। मोनोटोन और सब सीक्वेंस को कंबाइंड करके रिजल्ट है वो ये है कि इफ ए सब सीक्वेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर इस रिजल्ट को ही डायरेक्ट CSIR नेट गेट ITSM में पूछ दिया जाता है। अक्सर देखा गया है कि पेपर्स में कि इस रिजल्ट को ही डायरेक्ट जो है ऑप्शन बना के पूछ दिया गया है। क्या है रिजल्ट, पहले रिजल्ट हम लिख लें, उसके बाद इसकी एनालिसिस करते हैं कि इफ ए सब सीक्वेंस ऑफ ए मोनोटोन सीक्वेंस, अच्छा है मोनोटोन सीक्वेंस लिखे हैं तो बार बार इस बात को कह भी रहे हैं कि मोनोटोन का मतलब दोनों होता है, आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। मोनोटोन सीक्वेंस UN, इफ ए सब सीक्वेंस ऑफ ए मोनोटोन सीक्वेंस UN is convergent or converges to a limit L, then sequence UN is also converges to L। क्या मतलब है इस रिजल्ट का? इस रिजल्ट का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई सब सीक्वेंस है किसी मोनोटोन सीक्वेंस का और वो कन्वर्जेंट है, इफ़ एनी सब सीक्वेंस ऑफ ए मोनोटोन सीक्वेंस, मोनोटोन की बात है, अगर मोनोटोन नहीं है तो फिर ये रिजल्ट नहीं होगा,
बी कीप इन माइंड हियर, एक एक वर्ड्स पे आप ध्यान देंगे कि अगर कोई भी सब सीक्वेंस किसी मोनोटोन सीक्वेंस का है और वो कन्वर्जेंट है तो डेफिनेटली वो जो मोनोटोन सीक्वेंस होगा वो कन्वर्जेंट होगा और उसी पॉइंट पे कन्वर्जेंट होगा जो उसका कोई एक सब सीक्वेंस होता है। तो ये जो फर्स्ट रिजल्ट है तो ये हो गया कि मोनोटोन के जितने सब सीक्वेंस बनते हैं वो मोनोटोन होते हैं, यानी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग का अगर सब सीक्वेंस बनाएंगे तो भी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग आएंगे, अगर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग के आप सब सीक्वेंस बना रहे हैं तो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग आएंगे। दूसरी बात कन्वर्जेंट की कहता है सेकेंड रिजल्ट, और ये बड़ा धाकड़ रिजल्ट है क्योंकि इस रिजल्ट पे बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जाते हैं और ये जनरली एकेडमिक स्तर पे ये थ्योरम है जो प्रूफ भी पूछा जाता है। थ्योरम तो आपको समझ में आ गया होगा क्या है थ्योरम। सिंपली अगर हम सीधे लैंग्वेज में एक बात करें कि अगर किसी मोनोटोन सीक्वेंस का कोई सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो वो मोनोटोन सीक्वेंस कन्वर्जेंट होता है, चाहे वो इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो और डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो। अच्छा, बड़ा मेरा मन ले रहा है इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है ना, तो चलते हैं इस थ्योरम को थोड़ा प्रूफ करते हैं, देखते हैं प्रूफ कैसे होगा। बट ये तो प्रूफ बड़ा सीधा सपाट है, कुछ इसके प्रूफ में दम नहीं है, बट इसके प्रूफ में थोड़ा दम है क्योंकि बड़े सारे यहाँ रिजल्ट यूज होने वाले हैं, तो इसलिए इस रिजल्ट को मैं प्रूफ कर रहा हूँ और आप भी इसको स्किप नहीं करेंगे। जो लोग तैयारी कर रहे हैं नहीं, बस उनको रिजल्ट से मतलब है नहीं, उस प्रूफ को एक एक चीज़ को देखें क्योंकि प्रूफ में बहुत सारी छिपें होती हैं ना, क्योंकि उस प्रूफ से भी निकाल करके बहुत सारे ऑप्शन बना दिए जाते हैं, यानी उन रिजल्टों से भी ऑप्शन डेवलप किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। और तमाम जब मैं क्वेश्चंस लगाता रहता हूँ कंपटीशंस का, जो नेशनल स्तर के CSIR नेट गेट का, IIT का, जो भी है NBHM का, उसमें मैं दिखाता हूँ देखिए इसके प्रूफ में से किस जगह रिजल्ट को अगेन ये यूज किया गया है, यानी सब रिजल्टों को भी यूज किया गया है। तो चलते हैं प्रूफ करते हैं। हमारे पास क्या है कि ये मोनोटोन सीक्वेंस है, पहली बात तो जो हमारे पास है ना उसको थोड़ा हम लिख लें, आप भी लिख लें, उसको प्रूफ करने का एक आपको आइडिया भी मिल जाएगी। और प्रयास करते हैं बड़ा सीधा सपाट और इजी लैंग्वेज में चीज़ों को मैं प्रूफ करूं, यहाँ किताबी लैंग्वेज से दूर हो जाए, राइट, ये बातें यहाँ करेंगे। और दूसरी बात है कि अभी आपने DK मैथ ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल का जो बटन है उस बटन को दबा दीजिए ताकि जब हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो तुरंत आपको मिल जाए बिना टाइम गंवाए। और बिना टाइम गंवाए हम स्टार्ट भी हो जाते हैं। क्या है हमारे पास, पहले वो लिख लें कि लेट UN बी ए गिवन है ये, तो लेट कर लें तो कोई बात नहीं है। अच्छा, मोनोटोन सीक्वेंस है तो मोनोटोन इंक्रीजिंग हम कर लें, अब डिक्रीजिंग कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेट UN बी ए, और दुनिया फॉरवर्ड सोचती है तो फॉरवर्ड ही सोचना चाहिए, फॉरवर्ड लिखना भी चाहिए, तो फॉरवर्ड मैं लिख भी रहा हूँ। लेट UN बी ए EMI सीक्वेंस, मतलब मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, राइट, ये हो गई। अच्छा, इट इज़ गिवन दैट, क्या गिवन है, इट इज़ गिवन दैट ये सब सीक्वेंस, अच्छा सब सीक्वेंस का हमने सिंबल्स बताया है, सब सीक्वेंस के सिंबल को हम यूँ लिखते हैं। इट इज़ गिवन दैट ए सब सीक्वेंस ऑफ EMI सीक्वेंस UN इज कन्वर्जेंट एंड लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अच्छा, कोई सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट है उसकी मीनिंग यही होती है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी URN की जो वैल्यू होगी वो L होगी। अच्छा, वो फाइनाइट और यूनिक होगी, ठीक है। जब भी बात कन्वर्जेंट की आ जाती है तो जो लिमिट होती है वो फाइनाइट यूनिक होती है। ये तो एक हमारी कॉमन सेंस की बात हो गई, कन्वर्जेंट की डिफिनीशंस में ही समाहित हो जाती है, ठीक है। ये है हमारे पास, ये चीज़ें हमें दी हुई है। अब मुझे ये प्रूफ करना है कि ये जो मोनोटोनिकली इंक्रीज जो UN जो सीक्वेंस है ये भी कन्वर्ज करेगा, कन्वर्जेंट होगा और वो L पे ही कन्वर्ज करेगा, ये बात को प्रूफ करनी है। तो हमारे जो पास है EMI सीक्वेंस है, तो UN EMI सीक्वेंस है तो इसका मतलब तो समझ में आता है कि वो कैसे वेरी करेगा, क्या नहीं करेगा। थोड़ा मैं इसको यहाँ डिलीट कर दूँ, इस रिजल्ट को ही रहने दे रहे हैं जिसको मैं प्रूफ कर रहा हूँ, ठीक है। एक और बड़ा फेमस रिजल्ट है, उस रिजल्ट की मैं बात यहाँ कर लूँ। जैसे पहला रिजल्ट ये था कि जो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, यानी मोनोटोन जो मेरे सीक्वेंस हैं उसके जितने सब सीक्वेंस बनेंगे वो उसी नेचर के होंगे जैसा उसका फादर है। मतलब जो हमारा UN है
वो फादर हो गया, जितने सब सीक्वेंस बनेंगे उनके सारे लड़के हो गए, अगर ये सेंस का हम यहाँ यूज करें तो हमारे यहाँ जो यूएन ये जो सब सीक्वेंस है ये कन्वर्जेंट है और यल पे कन्वर्ज कर रहा है और ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो रिजल्ट एक पहला ये कहता है कि अगर कोई सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तो उसके जितने सारे सब सीक्वेंस बनेंगे मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होंगे। ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई कि अगर आपके पास कोई सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तो उसके जितने सीक्वेंस सब सीक्वेंस बनेंगे मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होंगे। कॉमन सेंस की ये बात है ना भाई, क्योंकि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग का मतलब क्या, थोड़ा इस बात को मैं यहाँ लिख ही दूँ, वैसे प्रूफ नहीं किए हैं बट अगर लिख दें तो यहाँ उसको एक लाइन में उस चीज़ों को समझा जा सकता है। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग का मतलब तो यही होगा, देखिए आप, यही तो जानते हैं सब लोग, यही है, यही महिमा है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग की। ऐसे लिखे हैं तो हो गया। अच्छा, अब आपको सब सीक्वेंस इसमें से छांट के लिखना है। तो सब सीक्वेंस लिखते क्या हैं, इसी के तो एलिमेंट्स होते हैं। जो सीक्वेंस है ऑल द मेंबर्स ऑफ द सब सीक्वेंस बी ए मेंबर्स ऑफ द सीक्वेंस यूएन। तो ये जिस रिदम में होगा तो इसके जितने सब सीक्वेंस बनेंगे वही रिदम में होंगे। जैसे कि एग्जांपल ले लें, जैसे मान लीजिए U2, U4, U6, U8, ये मैं सब सीक्वेंस बना रहा हूँ ऐसे। अब इनके बीच क्या लगाएंगे आप देख लीजिए, ये लगेगा, ये तो कॉमन सेंस की बात अब हो गई। तो मीनिंग क्या हो गई कि अगर ये इंक्रीजिंग है तो ये सब सीक्वेंस भी इंक्रीजिंग होगा। तो उसी बात को मैं लैंग्वेज देना चाहता हूँ, क्या है कि सिंस जो यूएन है इज MI, राइट, तो दिस इम्प्लाइज ये जो इसका सब सीक्वेंस होगा इज आल्सो MI, ये MI होंगे, ठीक है। और ये कन्वर्जेंट है और मुझे एक रिजल्ट पता है कि अगर कोई मोनोटोन सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो बाउंडेड होता है। हमें पता है कि एवरी मोनोटोन सीक्वेंस विच इज कन्वर्जेंट इज बाउंडेड एबव। अगर इंक्रीजिंग है तो बाउंडेड एबव, अगर मोनोटोन डिक्रीजिंग सीक्वेंस है तो फिर बाउंडेड बिलो की बात होती है कि एवरी मोनोटोन सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, तो डेफिनेटली बाउंडेड एबव है। अच्छा, कोई भी सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट है तो बाउंडेड होता है, तो बाउंडेड एबव भी होगा और बाउंडेड बिलो भी होगा, इससे कुछ लफड़ा है ही नहीं। बट हमने यहाँ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग की बात ली है तो इसलिए हमने लिखा है कि एवरी मोनोटोन सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इज बाउंडेड एबव। तो एवरी मोनोटोन यहाँ मतलब थोड़ी पूरी बात लिख दें, मोनोटोन MI सीक्वेंस कर दें तो बात थोड़ी और जंच जाएगी। एवरी MI सीक्वेंस मतलब मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस विच इज कन्वर्जेंट इज बाउंडेड एबव। पहला रिजल्ट ये है कि इसका कंट्रापास्टिव हमने लिखा है, एवरी MI सीक्वेंस विच इज बाउंडेड एबव इज कन्वर्जेंट। तो उसको बाद में वैसे भी लिख सकते हैं ना कि एवरी MI सीक्वेंस विच इज कन्वर्जेंट, तो डेफिनेटली वो बाउंडेड एबव होगा। अच्छा, बाउंडेड बिलो भी होगा, दोनों होगा, बट मुझे बाउंडेड एबव की ही बात करनी है। क्यों बात करनी है, अभी ये बात समझ में आ जाएगी आपको। देखिए यहाँ UN इज MI, ठीक है, तो URN इज आल्सो MI और मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है और बाउंडेड है। तो बाय दिस कंसेप्ट क्या लिखेंगे, हेंस सीधा सपाट मैं लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ, कोई मैं यहाँ साहित्यिक लैंग्वेज और बुक की लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, मैं वही लैंग्वेज लिख रहा हूँ जो एक बिगिनर स्टूडेंट इसको कायदे से लिख सकता है, उसकी लैंग्वेज मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो हेंस व्हाट, URN के बारे में आपका क्या ख्याल है भाई। अभी एक रिजल्ट आपने देखा कि जो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है अगर वो कन्वर्जेंट है तो बाउंडेड एबव होता है। और यहाँ एक सीक्वेंस है आपके पास, सब सीक्वेंस आल्सो सीक्वेंस, एक ऐसा सीक्वेंस है जो हमारा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। क्यों, क्योंकि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग का सब सीक्वेंस है, तो डेफिनेटली दिस इज द MI, URN इज MI एंड इज कन्वर्जेंट, गिवन है अकॉर्डिंग टू द थ्योरम कि वो कन्वर्जेंट है, तो इसका मतलब बाउंडेड एबव होगा। तो हेंस URN ये जो सब सीक्वेंस है इज व्हाट, इज बाउंडेड एबव, ये बाउंडेड एबव होगा क्योंकि ये कन्वर्जेंट है और MI है, तो डेफिनेटली बाय दिस रिजल्ट दिस इज द बाउंडेड एबव, बात ये हो गई। अच्छा, अब हम यहाँ क्या दिखाना चाहेंगे, किस रिजल्ट का यहाँ खूबसूरती से यूज करने वाले हैं इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए, उस बात को थोड़ा समझा जाए। कि जैसे हमें ये पता है कि अगर कोई मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है और बाउंडेड एबव है तो कन्वर्जेंट होता है। दूसरी बात
कि अगर कोई मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है और बाउंडेड बिलो होता है तो भी वो कन्वर्जेंट होता है। बड़ा फेमस रिजल्ट है, ऑलरेडी हमने अपने वीडियो लेक्चर्स में बड़ा डीपली इसकी बात की हुई है। अब हम यहाँ प्रूफ क्या करने जा रहे हैं, हमारा उद्देश्य है अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि यूएन जो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है अगर ये बाउंडेड एबव हो जाए तो दिस इज़ द कन्वर्जेंट, ये कन्वर्जेंट हो जाएगा। अच्छा, अगर कोई मोनोटोन सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, जहाँ भी कन्वर्जेंट है तो उसके सारे सब सीक्वेंस भी उस पॉइंट पे कन्वर्ज करते हैं। तो हमारी अब जो मतलब थीम है, जो मेरा अब जो टारगेट है वो ये प्रूव करने का है कि नाउ वी हैव टू शो दैट कि दिस EMI सीक्वेंस इज बाउंडेड एबव। क्यों बाउंडेड एबव प्रूव करने जा रहे हैं? इसलिए प्रूव करने जा रहे हैं कि EMI सीक्वेंस है, अगर मैं दिखा दूं कि ये बाउंडेड एबव है तो मेरी बात फिनिश हो जाएगी, थ्योरम दैट इज द प्रूव्ड हियर। तो अब मैं उसी चीज़ पे यहाँ वर्क करने जा रहा हूँ। तो देखिए नाउ कैसे वर्क करते हैं, आप भी आइए, हम लोग अपनी लैंग्वेज में उस बात को लिखते हैं। तो अब हम क्या चीज़ प्रूफ करना चाह रहे हैं ना, हम इस चीज़ को यहाँ थोड़ा क्लियर कट लैंग्वेज में लिख देना चाह रहे हैं। यहाँ लिख देना चाह रहे हैं, नाउ वी हैव टू शो दैट व्हाट, ये जो सीक्वेंस UN है इज बाउंडेड एबव, कि ये जो है हमारा बाउंडेड एबव है। मैं इस चीज़ को प्रूव करने वाला हूँ, ठीक है। प्रूव करने के बहुत सारे मेथड में है और मैथमेटिक का एक बड़ा स्ट्रांग, दो टूल्स बड़ा स्ट्रांग प्रूव करने का है कि एक तो मैथमेटिकल इंडक्शन है, दूसरा कॉन्ट्राडिक्शन है। तो मैं यहाँ कॉन्ट्राडिक्शंस मेथड लेने वाला हूँ कि कॉन्ट्राडिक्शंस मेथड से हम इस चीज़ को प्रूव करेंगे। कॉन्ट्राडिक्शंस का मतलब क्या होता है कि हम लोग कुछ लोग गलत मान लेते हैं, जैसे हमें ये प्रूव करना है कि ये बाउंडेड एबव है, ठीक है। अब ये संभव है तो मैं मान लूँ कि नहीं UN मेरा अनबाउंडेड है। चलिए कॉन्ट्राडिक्शंस वाला पार्ट लिखने जा रहे हैं। कॉन्ट्राडिक्शन पार्ट कैसे लिखेंगे, इफ़ लिखते हैं और ये लैंग्वेज फिक्स हो जाती है हमेशा, इफ़ पॉसिबल टू लेट। जब भी कॉन्ट्राडिक्शन प्रूव करना हो तो ये आप लैंग्वेज हमेशा यूज करें। इफ़ पॉसिबल टू लेट UN इज अनबाउंडेड, ठीक है। अगर ये संभव है तो UN अनबाउंडेड आप ले लीजिए। अच्छा, जब अनबाउंडेड आपने ले लिया ना तो फिर इसकी बखिया उधेड़ दीजिए, इनका पोस्टमार्टम कर दीजिए। फिर क्या होगा कि अगर कोई सीक्वेंस अनबाउंडेड और मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तो फिर क्या होगा, वो डाइवर्ज हो जाएगा। सीधा सपाटे की रिजल्ट है कि अगर कोई EMI सीक्वेंस है और वो अनबाउंडेड है तो डेफिनेटली वो डाइवर्जेस टू प्लस इन्फिनिटी। अगर कोई MD सीक्वेंस मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है और वो अनबाउंडेड है तो फिर डाइवर्जेस टू माइनस इन्फिनिटी, ये बात होती है। तो ये since UN is what EMI and अनबाउंडेड का मतलब हमारा हो गया कि वो इज नॉट बाउंडेड एबव। अनबाउंडेड, दिस implies सीक्वेंस UN डाइवर्जेस टू प्लस इन्फिनिटी। अच्छा, डाइवर्जेस टू प्लस इन्फिनिटी को ही हम लोग लिखते हैं दैट इज लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अगर UN निकालेंगे तो प्लस इन्फिनिटी आएगा। ये बात ये लिखें या ये लिखें, बातें की होती है। अच्छा, अब साहित्यिक डिफिनीशंस पे थोड़ा आ जाइए अब आप लोग कि साहित्यिक डिफिनीशंस डाइवर्जेंट सीक्वेंस की क्या कहती है। ऑलरेडी हमने लिखा था और हमने कहा भी था कि जब भी हम किसी थ्योरम को प्रूफ करते हैं ना तो एप्लीकेशन पार्ट पे जिस रिजल्ट का हम यूज करते हैं वो उस रिजल्ट का यूज जनरली प्रूफ करने में नहीं करते हैं। वो तो मान लीजिए क्वेश्चंस लगाने के लिए उन सब चीज़ों को यूज किया जाता है, बट जब हम कोई चीज़ प्रूफ करते हैं ना तो विद द हेल्प ऑफ द डिफिनीशन। अच्छा, ऐसा नहीं है कि एप्लीकेशंस का जो रिजल्ट है वो यूज करते हैं वो गलत हो जाएगा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बट ये एक परंपरा बनी हुई है लोगों की, तो उस परंपरा का निर्वाह किया जाता है, तो हम भी निर्वाह करेंगे। अगर कोई सीक्वेंस डाइवर्ज करता है प्लस इन्फिनिटी पे तो साहित्यिक डिफिनीशन क्या होती है, उस डिफिनीशंस को मैं लिख रहा हूँ। सिंस UN is divergent, therefore for given, बस डिफिनीशन में उतार रहा हूँ, पॉजिटिव नंबर और वो नंबर भी फिक्स कर दे रहा हूँ G। हाउ एवर क्या है डिफिनीशंस में, हाउ एवर वेरी लार्ज
however very large, then for given positive number g however large, there exists a natural number, there exists a natural number, कोई भी नेचुरल नंबर के सच दैट, क्या है भाई साहित्यिक डिफिनीशन, क्या लिखते हैं कि सच दैट un ग्रेटर देन g फॉर ऑल n ग्रेटर देन आर इक्वल टू के। ये होता है कि जो भी बड़ा से बड़ा पॉजिटिव नंबर लिखेंगे एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट करेगा सीक्वेंस के, उसके बाद के जो नंबर्स होंगे जी से बड़ी हो जाएंगे, मतलब अल्टीमेटली वही बात हो जाएगी। और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un निकालेंगे तो प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, हो गई बात है। ये तो कुछ नहीं, हमने डिफिनीशन से बात लिखी है, ये हमने जो मान लिया कि अनबाउंडेड अगर ऐसा संभव है तो अगर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस अनबाउंडेड है तो ये सब बातें हो जाएंगी। ठीक है, हो गया। हमने URN इसका एक सब सीक्वेंस लिया है और यह माई का है वो, तो डेफिनेटली URN भी हमारा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा। और जो हम उसकी डिफिनीशन देते हैं URN का, कहाँ से देते हैं, उसके नंबर्स कहाँ से आएंगे, ये UN से ही तो आएंगे। सिंस एवरी मेंबर, अब मैं इस लैंग्वेज को बड़ा इजी करने जा रहा हूँ, बड़ा टेक्निकल लैंग्वेज मैं यूज नहीं करने जा रहा हूँ प्रूव करते वक्त, इसलिए मैं बड़ा इजी लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ ताकि कोई बिगिनर स्टूडेंट भी अपने मन से लैंग्वेज बना के लिख सके। उस बात को मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ। देखें क्या है, ये है कि ये जो हमारा URN है उसमें ये R1 ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है ना, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है, ऐसा होता है URN जब आप लिखते हैं। अच्छा, ये जो URN है क्या है कि इन्हीं के तो मेंबर लिखे जाते हैं बट एक रिदम में लिखे जाते हैं। जैसे रिदम का मतलब हमारा है, जैसे कोई स्टूडेंट U4 U2 U4 U6 ऐसा लिख दे, कोई ये लिख दे, मान लीजिए कि वो U4 ले ले, U9 ले ले, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, फिर ये 16 ले ले, फिर 25 ले ले, हो गया। यहाँ RN इज इक्वल टू क्या है, RN इज इक्वल टू n स्क्वायर है और n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 से बात यहाँ शुरू हुई है। ठीक है, RN ऐसा होना चाहिए, कुछ भी ले सकते हैं, हमने डिस्कस किया है सब सीक्वेंस बनाने का और आपको बखूबी पता है। अगर आप वो सब सीक्वेंस का वीडियो लेक्चर ध्यान से देखें तो बिल्कुल पता है। अब ये U2 U4 U6 में जो रिलेशन होगा वो तो यही होगा ना, ऐसे ही चलेगा जो भी होगा। अगर हम माई का सब सीक्वेंस बना रहे हैं तो फिर तो यही बनना है, यही होना है। चलिए, ये तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। हम क्या कहना चाह रहे हैं, उस पर ध्यान देना है कि जो URN है वो उसके मेंबर कहाँ से आए हैं भाई, UN के ही तो मेंबर हैं। UN के सारे मेंबर्स नहीं हैं, कुछ मेंबर्स हैं जो एक रिदम में हैं। सिंस ऑल मेंबर्स ऑफ URN बी मेंबर ऑफ द UN, कि जो URN के सारे मेंबर्स हैं वो कमिंग फ्रॉम द UN से ही तो आ रहे हैं, राइट। तो इसकी मीनिंग मेरी क्या होगी कि ये कैसा हो नेचुरल नंबर K0, कोई ज़रूरी नहीं है कि एग्जिस्ट करे, एग्जिस्ट एक नेचुरल नंबर K0 कैसा होगा कि URN ग्रेटर देन G फॉर ऑल दिस नंबर्स। बात समझ में आ रही है, दिस इज द क्लियर और नॉट। चलिए एक बार और क्लियर कर दे रहे हैं। URN क्या है, पहले इस पर आपका ख्याल क्या है, ये URN पे क्या है, ये व्हाट इज दिस, दिस इज द सब सीक्वेंस ऑफ दिस। तो सब सीक्वेंस होने का मतलब क्या, इसका मेंबर कहाँ से आएगा, इसके नंबर्स कहाँ से आएंगे, इसके एलिमेंट कहाँ से आएंगे, ऑल एलिमेंट ऑफ दिस कमिंग फ्रॉम दिस, यहाँ से आने हैं। और ये कहा है कि एक ऐसा नेचुरल नंबर हमें मिलता है कि उस नंबर्स के बाद सीक्वेंस के जो सारे टर्म्स हैं ना बहुत बड़े नंबर से भी बड़े हैं। तो इसका क्या मतलब होगा कि इस सब सीक्वेंस के जो नंबर्स होंगे डेफिनेटली इससे बड़े होंगे, ऐसा एक नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करेगा क्योंकि ये नंबर्स तो इन्हीं में से आ रहे हैं, राइट। उस बात को मैं लिख सकता हूँ, तो उसी बात को मैं लिखने जा रहा हूँ। देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, सिंस इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, सिंस ऑल एलिमेंट्स ऑफ व्हाट URN कमिंग फ्रॉम UN, then there exists a natural number। अच्छा, वो MI है तो ये भी MI होगा, रिदम एक ही होगा, कैरेक्टर पूरा उनको एक ही होगा। देन देयर एग्जिस्ट नेचुरल नंबर K0, कोई ज़रूरी नहीं है K हो K0, सच दैट क्या होगा भाई कि URN ये जो मेंबर हैं वो ग्रेटर देन G फॉर ऑल n ग्रेटर देन आर इक्वल टू K0। डेफिनेटली ये बात होगी, URN ग्रेटर देन G फॉर ऑल n ग्रेटर देन आर इक्वल टू K0। अच्छा, ये हाउएवर वेरी लार्ज है,
अब इस डिफिनीशन पे आइए और इस डिफिनीशन पे आइए, ये वही है जो ये लिखा जाता है। तो इसकी मीनिंग क्या हो गई? दिस इम्प्लाइज लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी urn इज इक्वल टू इन्फिनिटी। मीनिंग क्या हो गई कि ये जो सब सीक्वेंस है वो इन्फिनिटी पे डाइवर्स कर जाएगा, बट थ्योरम में लिखा हुआ है कि ये जो सब सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट है और एल पे कन्वर्ज करता है। तो मतलब ये गलती हो गई। तो दिस इज अगेंस्ट आवर एजम्पशंस, यानी दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन। यही कॉन्ट्राडिक्शन हो गया कि हमने जो एजम्पशंस किया उसके अगेंस्ट आ गया। उसके अगेंस्ट क्यों आया? क्योंकि हमने जो एजम्पशंस किया दिस इज रॉन्ग, वो सही नहीं है। मतलब कि ये जो सीक्वेंस होगा वो अनबाउंडेड नहीं होगा। तो अगर कोई मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो फिर या तो बाउंडेड होगा या अनबाउंडेड होगा। दो ही बार ऑक्सीलेटरी तो हो ही नहीं सकता है कि कोई भी एम आई सीक्वेंस ऑक्सीलेटरी होने की संभावना ही नहीं है। तो यूएन मेरा एम आई सीक्वेंस है और आपने कहा अनबाउंडेड है। तो अगर अनबाउंडेड है तो फिर ये बात आ गई कि इसका जो सब सीक्वेंस है वो मेरा अनबाउंडेड हो गया, मतलब डाइवर्ज कर गया। और ये संभव नहीं है क्योंकि जो हमारा थ्योरम में दिया गया है कि मेरा कन्वर्ज करता है, तो फिर अगेंस्ट मिल गया। तो क्या मिला? इसी को हम लोग क्या लिखते हैं? दिस इज कंट्राडिक्शन। दिस इज, यही हमारा कंट्राडिक्शन है। कंट्राडिक्शंस टू आवर, क्या भाई? आवर एजम्पशन दैट व्हाट? दिस इज कंट्राडिक्शंस टू आवर एजम्पशन दैट, क्या एजम्पशन है हमारा? क्या एजम्पशन है? व्हाट इज द एजम्पशन? टू आवर एजम्पशन दैट ये जो सीक्वेंस यूएन है इज अनबाउंडेड, ये अनबाउंडेड है। हेंस तो होगा क्या? ये तो संभव नहीं है, नॉट। तो इसकी मीनिंग हो गई कि यूएन इज बाउंडेड, ये बाउंडेड है। तो अगर ये बाउंडेड है तो फिर जो यूएन है मेरा वो बाउंडेड एबव होगा। ठीक है, हो गई प्रूफ है बात मेरी कि ये जो मेरा एम आई सीक्वेंस है वो बाउंडेड एबव है। और वी नो दैट, हम ये जानते हैं कि एवरी एम आई एंड बाउंडेड एबव सीक्वेंस, कोई भी जो है एम आई और बाउंडेड एबव सीक्वेंस अगर यूएन है इज कन्वर्जेंट, ये कन्वर्जेंट होता है, राइट? ये कन्वर्जेंट हो गया। और यूआरएन इसका एक सब सीक्वेंस है जो कन्वर्जेंट है। तो दोनों की लिमिट एक ही होगी क्योंकि नेचर एक हो जाता है कि मोनोटोन सीक्वेंस का जो नेचर होगा उसके ईच सब सीक्वेंस का भी नेचर वही होगा। या यूँ कहें कि अगर हम मोनोटोन सीक्वेंस का एक सब सीक्वेंस ले लिए हैं, वो जिस पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा है तो मोनोटोन को भी कन्वर्ज करना पड़ेगा। तो सीधे सपाट में अब लिख दूँ, दिस इम्प्लाइज लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un इज इक्वल टू l। कि मीनिंग है मेरा un कन्वर्जेंट है। अच्छा, कन्वर्ज कहाँ करेगा? क्योंकि मोनोटोन इंक्रीजिंग सीक्वेंस के जितने सारे सब सीक्वेंस बनते हैं सबका नेचर एक होता है और उसका नेचर वही होता है जो मोनोटोन इंक्रीजिंग का होता है। जो फादर का है वही उनके लड़के का होगा। लेकिन अगर वो एम आई या एम डी है तब, अगर एम आई एम डी नहीं है तो उनके लड़के कैसे होंगे, ये बात दावे के साथ नहीं की जा सकती। अगर एम आई एम डी हैं तो फिर उनके जो लड़के आएंगे फिर उसी नेचर के होंगे। तो अगर एम आई सीक्वेंस किसी पॉइंट पे कन्वर्ज करता है तो जितने सारे इसके सब सीक्वेंस बनेंगे वो कन्वर्जेंट करेंगे, वो कन्वर्जेंट होंगे। हेंस दिस इज द रिजल्ट। तो मुझे उम्मीद है कि इस थ्योरम के पीछे जो लॉजिक और कॉन्सेप्ट रही है बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट लग रहा है कि नहीं इस पॉइंट पे हमें डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए, उसका हम बखूबी जवाब देंगे। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, जय हिंद।